Hello students, last video में we have started the qualitative properties of solution and we discussed the two properties, relative lowering in vapor pressure and second is elevation at boiling point. Now in today's class we studied the remaining two properties, third depression in freezing point and the fourth is osmotic pressure. तो depression in freezing point start करने से पहले हम freezing point को define करेंगे कि freezing point क्या होता है. तो जनरली हमने पढ़ा है फ्रीजिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को कहते हैं व्हेन लिक्विड स्टार्ट टू फ्रीज और लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड. जैसे अगर हम बात करें वाटर के लिए तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है. जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो वाटर फ्रीज होता है और आइस में कन्वर्ट होता है. लेकिन अभी हमको थोड़ा सा डेफिनेशन को अलग तरीके से डिफाइन करना है इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर. लिक्विड जब फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में होंगे उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे. या हम ऐसा बोलेंगे कि लिक्विड और सॉलिड के वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल होंगे, टेम्परेचर ऑन विच लिक्विड और सॉलिड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, और वी कैन से दैट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बिकम्स इक्वल, दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. अब क्योंकि हमने फ्रीजिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर से रिलेट करा है तो हमें कंपेयर करना है बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर्स नहीं बना रहा है या वेपराइज नहीं हो रहा है तो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है. अब क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा, और उसी डिक्रीज को हम नाम दे रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारा थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है. अब इस चीज को हम एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. तो अगर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ इधर जा रहा है, दिस इज फॉर सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन के लिए ग्राफ इधर जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, क्योंकि हम लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन. अब ये हमारा सॉल्वेंट जो है वो सॉलिडिफाई हुआ, फ्रीज हुआ, तो इसको हम नाम दे देते हैं सॉलिड. सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज हो रहा है. तो जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल है उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं. और क्योंकि ये सॉल्वेंट का पीक पॉइंट है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो इसलिए हम इसे कैसे डिफाइन कर देंगे, TF0. सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इसे हम TF0 कह रहे हैं. और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन जब फ्रीज होगा और उसका वेपर प्रेशर जब सॉलिड के इक्वल होगा तो ये वो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हुआ जिसपे सॉल्यूशन यानी लिक्विड और सॉलिड के वेपर प्रेशर इक्वल हो गए. तो क्योंकि ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसलिए हम इसे लिखेंगे TF. TF0 is the freezing point of solvent where vapor pressure of solvent and the solid becomes equal. TF is the vapor pressure is the freezing point of solution and this is the temperature where vapor pressure of solution and solid becomes equal. और ये जो डिक्रीज आ रहा है दोनों के अंदर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में, इस डिक्रीज को हम क्या कह रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है. और इसे हम डिफाइन करेंगे डेल्टा TF. डेल्टा TF इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करा था डेल्टा TB से, सेम ऐसे ही हो गया डेल्टा TF. अब डेल्टा TF जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF माइनस TF0 माइनस TF, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, डिप्रेशन हो गया उसके अंदर. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो ये हमारा थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हुआ. अब इसी के लिए हम एक टर्म और देंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन.
जैसे हमने हमारी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लिखा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेम ऐसे डेल्टा TF इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलैलिटी। स्मॉल m से हम डिफाइन करते हैं मोलैलिटी को। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। KB हमने लिखा था जब हमने सेकेंड प्रॉपर्टी किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी क्योंकि हम फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे हैं तो हम कांस्टेंट लिख रहे हैं KF, और KF को हम नाम क्या देंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और या फिर इसे हम कह सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और KF का वैल्यू हर पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग रहेगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो हमको ऑलरेडी गिवन होगा। डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, M इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ, और ये हमारा फॉर्मूला जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हमको थोड़ा सा इसमें क्या करना है, क्योंकि हमने बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू हम मोलर मास भी सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मोलर मास अगर हमको इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, मोलैलिटी को एक्सप्लेन करके लिखना है। तो मोलैलिटी के लिए क्या लिख देंगे, m की जगह पर हम डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, मोलैलिटी इज ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा मोलैलिटी हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये WA हमको किस में चाहिए, किलोग्राम्स में। और अगर हम न्यूमेरिकल्स में ग्राम्स में होगा हमको दिया हुआ, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। अब हमारा बचता है लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे अब। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम समझेंगे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस जो रहता है वो हमारे डेली रूटीन में हम काफ़ी एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हमने रेजिन्स को सॉल्ट वाटर में रखा तो रेजिन्स श्रिंक हो जाती हैं। अगर हम रेजिन्स को सिंपल वाटर में रखते हैं तो रेजिन्स स्वेलअप हो जाती हैं। सेम ऐसे जब हम रॉ मैंगोस को पिकल बनाने के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन में या ब्राइन में रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाती हैं। तो ये जो एग्जांपल्स होते हैं ये ऑस्मोसिस के कारण होते हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हेन इफ वी आर सेपरेटेड या वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 डिफरेंट लिक्विड्स। अगर हमने 2 लिक्विड लिए हैं, एक हम ले लेते हैं सॉल्वेंट, फर्स्ट लिक्विड हमारा ये सॉल्वेंट है, और सेकंड हम ले लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। और दोनों लिक्विड्स को हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं उनसे हम किन्हीं 2 लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे, एंड द 2 लिक्विड्स आर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे थ्रू द मेम्ब्रेन टुवर्ड्स सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट में नहीं है। तो पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, सॉल्यूशन में मिक्स होंगे, और तब तक ये मूविंग चलता रहेगा, तब तक दोनों साइड में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो ये जो मूविंग होता है सॉल्वेंट का टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी ऑस्मोसिस का मतलब है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूविंग ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मूव करना, दिस प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तब तक होता रहेगा जब तक दोनों जगह पर इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा।
अगर हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस ना हो तो हमें एक प्रेशर लगाना होता है ऊपर से। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में आना या मूविंग स्टॉप हो जाता है। उस प्रेशर को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन which stop the moving of solvent particles through semi-permeable membrane towards solution। क्लियर है दोनों टर्म्स? ऑस्मोसिस का मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूव करना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। ऑस्मोटिक प्रेशर का मीनिंग क्या हो गया? प्रेशर जिस पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में मूव करना बंद कर देंगे, स्टॉप हो जाएगा उनका मूविंग, वो प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हम पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं एंड पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R इज गैस कांस्टेंट, 11th में हमने गैस कांस्टेंट पढ़ा था, T इज टेम्परेचर। अब C क्योंकि कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, तो कंसंट्रेशंस को हम जनरली क्या लिखते हैं? N अपॉन V, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो C को हम क्या लिखेंगे? N अपॉन V लिखेंगे, N अपॉन VRT, और पाई V इज इक्वल टू NRT। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फोर्थ फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस और ऑस्मोटिक प्रेशर, इनकी डेफिनेशंस थ्योरी में भी एग्जाम में आ सकते हैं और हमको इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी करना है। अब क्योंकि हम सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते आ रहे हैं, तो इसमें भी हमको मोलर मास के लिए फॉर्मूला लगाना है। अब मोलर मास निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इस n की जगह पे हम लिखेंगे n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? पाई v इक्वल टू WB अपॉन MdRT। ये हमारा फॉर्मूला होगा न्यूमेरिकल का। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास में हमने रिलेशन बना दिया। तो ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमारे अब सॉल्यूशन की कंप्लीट हो गए हैं। चारों में से दो प्रॉपर्टीज जो हमने किए उस पे हमको थ्योरी पार्ट भी पूरा लर्न करना है और न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। इसका अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे।